वेलकम टू माय चैनल लर्निंग अड्डा फॉर यू। आज है 12 अगस्त 2020 और मैं 12 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनके फैक्ट को भी बताऊंगी, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई कैनी परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? कैनी प्रोजेक्ट इनैगोरेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर एज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? हमारे ऑप्शन है वन संरक्षण, कोल्ड चेन अवसंरचना और बुनियादी ढांचे का निर्माण, राष्ट्रीय पुस्तकालय, पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई कैनी चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह परियोजना सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से संबंधित है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल राष्ट्र को लॉन्च किया और समर्पित किया। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी तथा डिजिटल इंडिया के सभी लाभों को प्राप्त करने में मदद करेगी। ये ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग प्रणाली, ऑनलाइन ट्रेडिंग में सुधार और पर्यटन को बढ़ावा देने में सुधार करेगा। यह गहरे समुद्र में सर्वेक्षण के रूप में समुद्र के नीचे लगभग 2300 किलोमीटर तक के केबल का एक नेटवर्क है। ये चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप से डिजिटल के रूप में जोड़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीला पारदर्शी फाइबर है जो ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है। इसका व्यास मानव वाल की तुलना में थोड़ा मोटा होता है। अब यहाँ पे बात की गई है चेन्नई को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ने की, पोर्ट ब्लेयर को लिटिल अंडमान से जोड़ने की और पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप से जोड़ने की। स्वराज द्वीप को पहले किस नाम से जानते थे? आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2018 में अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम चेंज किया था, जिसमें रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है, नील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। आइए इस फिगर में जानते हैं कौन सा द्वीप कहाँ पर है। ये अंडमान द्वीप समूह है जिसमें ये हमारा हैवलॉक द्वीप है, ये नील द्वीप है और ये हमारा रॉस द्वीप है। इन तीनों द्वीपों के नाम हमारे चेंज किए गए थे और ये पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान की राजधानी है। ये हमारा लैंडफॉल द्वीप है जो अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है और ये हमारा उत्तरी अंडमान द्वीप है। ये मध्य अंडमान द्वीप है और ये दक्षिणी अंडमान द्वीप है और इसे हम लिटिल अंडमान छोटा अंडमान द्वीप भी बोलते हैं। छोटे अंडमान द्वीप में ही ओंग जनजाति निवास करती है जो एक समय न्यूज़ में चर्चे में थी। और यहाँ पर अंडमान निकोबार में 2 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर ज्वालामुखी है। एक नारकोंडम द्वीप है जिसमें सुसुप्त ज्वालामुखी है, एक वैरन द्वीप है जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी है। और इस अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मध्य अंडमान द्वीप है, जिसे भारत का सबसे बड़ा द्वीप भी कहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द इंदिरा वन मितान योजना? हमारे ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इस ऑप्शंस और इस क्वेश्चंस को अंदाज़ा लगाने पे हम देख सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये दोनों में से एक ऑप्शन होगा, क्योंकि जो इंदिरा है ये कांग्रेस से संबंधित थी, इंदिरा गांधी। तो जहाँ पर कांग्रेस की सरकार होगी वही ऑप्शन सही होंगे। जहाँ पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में इस समय कांग्रेस की सरकार है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 9 अगस्त 2020 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा राज्य के वनवासियों को स्वावलंबी बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है। इस योजना से आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गांवों में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा।
प्रत्येक समूह में 10 से 15 व्यक्ति शामिल होंगे। इन समूहों के माध्यम से वन में जो चीज उगती हैं उनकी खरीद और प्रसंस्करण एवं मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 3, किस संस्थान ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु GIS आधारित प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which institute has signed a memorandum of agreement with Bihar State Pollution Control Board to set up a GIS-based platform for air quality management? हमारे ऑप्शन है IISC, IIM कानपुर, IIT दिल्ली, विट्स पिलानी। बिहार राज्य में वायु गुणवत्ता प्रबंधन की जांच के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित सूचना प्रणाली स्थापित करने के लिए भारतीय संस्थान प्रौद्योगिकी दिल्ली और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के तहत 2.5 और छोटे आकार के कणिका तत्व के स्रोत और परिवहन की पहचान बहुत ही उच्च रिजोल्यूशन पर की जाएगी, जो बोर्ड को प्रभावी शमन उपायों की पहचान में मदद करेगा। इस परियोजना का नेतृत्व IIT दिल्ली PI डॉक्टर सगनिक डे, सह प्राध्यापक वायुमंडलीय विज्ञान केंद्र SN जायसवाल, बोर्ड विश्लेषक बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पटना के साथ किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन C, IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4, भारत निवेश ग्रिड जिस पर राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? द इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड ऑन विच द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड इज होस्टेड कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? हमारे ऑप्शन है कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, संचार मंत्रालय, गृह मंत्रालय। भारत निवेश ग्रिड जिस पर राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। न्यू इंडिया में आधारभूत परियोजना से जुड़ी जानकारी को देखने के लिए सभी हितधारकों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में ऑनलाइन डैशबोर्ड की परिकल्पना की है। डैशबोर्ड इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड पर दिखाई दे रहा है। NIP से आत्मनिर्भर भारत के विजन को प्रोत्साहन मिलेगा। IIG पर NPI परियोजना की उपलब्धता से परियोजनाओं की अद्यतन जानकारी तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी और PP परियोजनाओं के लिए निवेशकों को लुभाना आसान हो जाएगा। इसमें आर्थिक और सामाजिक दोनों बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं शामिल हैं, जो बुनियादी ढांचे की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची पर आधारित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन B, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सूरक्ष लॉन्च किया गया? द नेशनल पोर्टल सूरक्ष डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ह्यूमंस विथ विच एनिमल? हमारे ऑप्शन है हाथी, बाघ, तेंदुआ, भालू। राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा मानव हाथी संघर्ष से संबंधित है और इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकराव के निपटान का प्रबंधन भी करेगा। यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। राष्ट्रीय पोर्टल को विश्व हाथी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया जाएगा। हर साल 12 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व हाथी दिवस एक अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम है जो दुनिया भर में हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित है। विश्व हाथी दिवस का लक्ष्य हाथी संरक्षण पर लोगों में जागरूकता पैदा करना और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साझा करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, हाथी। आईसी इम्पैक्ट्स वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? द आईसी
Impact's annual research conference is held between India and which country? हमारे ऑप्शन है कंबोडिया, कनाडा, चिली, चीन। आईसी इम्पैक्ट वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन भारत और कनाडा के बीच आयोजित किया जाता है। इसे 6 से 7 अगस्त 2020 तक आयोजित किया गया था। सम्मेलन का आयोजन भारत कनाडा अभिनय सामुदायिक परिवर्तन और स्थिरता के लिए अभिनव बहुविषयक भागीदारी केंद्र द्वारा किया गया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग आईसी इम्पैक्ट के साथ अनुसंधान के क्षेत्र में 2013 से सहयोग कर रहा है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देश समुदाय की आवश्यकताओं के समाधान के लिए सहयोग करना। आईसी इम्पैक्ट के तहत दोनों देशों के बीच अनुसंधान सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में हरित इमारतें और स्मार्ट शहर, आग के दौरान इमारतों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के उपाय शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 7, किस हवाई अड्डे ने भारत बाद अंतर्राष्ट्रीय आगमन यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक वेब पोर्टल विकसित किया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच एयरपोर्ट हैज डेवलप्ड आ वेब पोर्टल नेम्ड एयर सुविधा फॉर इंडिया बाउंड इंटरनेशनल पैसेंजर्स? हमारे ऑप्शन है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा भारत बाद अंतर्राष्ट्रीय आगमन यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक वेब पोर्टल विकसित किया गया है। इस ऑनलाइन फॉर्म को नागरिक विमानन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के सहयोग से विकसित किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य भारत बाद अंतर्राष्ट्रीय आगमनकर्ताओं को अनिवार्य स्वघोषणा फॉर्म भरने में सक्षम बनाना। इस पोर्टल की मदद से मुसाफिर न केवल अपना स्वघोषणा फॉर्म बिना परेशानी के भर सकेंगे, बल्कि अनिवार्य भौतिक संगरोध प्रक्रिया से छूट पाने के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 8, मनी तोम्बी सिंह जिनका हाल में ही निधन हो गया है वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनी तोम्बी सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? हमारे ऑप्शन है बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। मनी तोम्बी सिंह जिनका हाल में ही निधन हो गया है वो फुटबॉल खेल से संबंधित थे। वो भारतीय टीम में पूर्व फुटबॉलर, डिफेंडर और मोहन बागान टीम के कप्तान थे। वह हिंदुस्तान एफसी टीम का भी हिस्सा थे। उन्होंने 2010 में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग खिताब जीता था। उन्होंने 2002 में वुशान एशियाई खेलों में और 2002 में ही वियतनाम में एलजी कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनके खेल करियर की शुरुआत आर्मी बॉयज एंड सर्विसेज से हुई। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 9, मुंबई में प्रधान आयकर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन मुंबई? हमारे ऑप्शन है श्री PS पुनिया, श्री पतंजलि झा, सुश्री आशा अग्रवाल, सुश्री अनुजय सिंह। 10 अगस्त 2020 को वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्री पतंजलि झा को मुंबई में प्रधान आयकर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। पहले कर्नाटक और गोवा राज्य के लिए आयकर महानिर्देशक बेंगलोर का पद संभाल रहे थे। श्री पतंजलि झा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में परास्नातक डिग्री धारक हैं और वह वन ऑर्गेनिक नामक एक व्यापक रूप से खाद्य वन पहल के संस्थापक भी हैं, जो पारिस्थितिक समाधान के रूप में लगभग 20 वर्षों के लिए पुनर्योजित खेती की दिशा में बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्री पतंजलि झा। क्वेश्चन नंबर 10, RODTEP योजना के तहत सीलिंग दरें तय करने के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड टू फिक्स
द सीलिंग अंडर द RODTEP स्कीम? हमारे ऑप्शन है GK पिल्लई, अनुजा सारंगी, संजीव दत्त, JB मोहापात्रा। पूर्व गृह सचिव GK पिल्लई को निर्यात उत्पाद योजनाओं पर करों और शुल्क की प्रतिपूर्ति की अधिकतम दरें तय करने के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। समिति के अन्य 2 सदस्य YG परांदे और गौतम रे हैं। समिति का गठन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा किया गया और निर्यात संवर्धन परिषदों, प्रशासनिक मंत्रालय, व्यापार निकायों, कमोडिटी बोर्ड और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे ताकि RODTEP योजना के तहत सीलिंग दरों पर उनके विचार ले सकें। RODTEP योजना की घोषणा। सरकार ने भारतीय उत्पाद को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा बनाने और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को इंडिया स्कीम में बदलने के लिए की थी। इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन A GK पिल्लई। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ये सेशन आपको कैसा लगा। इसी प्रकार नए सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय।